नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। और आज आईआर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा हम करेंगे और आप लोग बस इसको ध्यान रूप से सुनते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से 101%। चलते हैं आज एक नए टॉपिक पर। अमेरिकी एक ध्रुवीय प्रभुत्व और चुनौतियां, ये अद्भुत एक टॉपिक है और इसके लिए बस आपको टिके रहना है साथियों, जब तक क्लास चलती है। जोश के साथ और सावधानी के साथ कोशिश करके नोट करके लिखते जाना, चाहे बाद में स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, लेकिन साथियों लिखने से याद होता है। मैंने बार बार कहा कि वास्तव में कि पहले लिख कर याद करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी बन जाएगी। चलते हैं, अमेरिकी एक ध्रुवीय प्रभुत्व और चुनौतियां। सबसे पहले साथियों, ये अमेरिकी एक ध्रुवीय प्रभुत्व कब से दिखाई देता है, सबसे पहले वो चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद बेसिकली एक ध्रुवीय प्रभुत्व का अमेरिकी नेतृत्व में उदय हुआ था और अमेरिका कहीं ना कहीं इस काल में अपनी प्रभावी भूमिका भी अदा करता रहा। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन में कहा था कि अमेरिका को आज चुनौती देने वाला कोई राष्ट्र नहीं है, इसलिए इतिहास का भी अंत हो गया है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है दोस्तों कि सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद अमेरिकी नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व का उद्भव हुआ। इसलिए मैंने बताया था कि वास्तव में फ्रांसिस फुकुयामा कहते भी अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन में, तो वास्तव में एक ध्रुवीय प्रभुत्व की चर्चा निम्न विद्वान करते। कौन कौन करते हैं? सबसे पहला नंबर देखते हैं तो फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन, द एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन, 1992 में कहते हैं कि आज अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई राष्ट्र नहीं बचा है। अमेरिका को चुनौती देने वाला राष्ट्र कोई राष्ट्र नहीं बचा है। अतः अमेरिकी नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व स्थापित हो गया है। अमेरिकी नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व स्थापित हो गया, इन्होंने कहा भी था ऐसा। साथियों, ये ध्यान रखना है कि वास्तव में ऐसा कौन कहता है कि एक ध्रुवीय विश्व स्थापित हो गया अमेरिकी नेतृत्व में, तो फ्रांसिस फुकुयामा का नाम पहला लिया जाएगा। अब दूसरा थिंकर कौन से हैं वो भी ध्यान रखना, मैं एक साथ लिख रहा हूं कि बेसिकली एमी चुआ, किम रिचर्ड, जैसे विद्वान अमेरिका को हाइपर पावर कहते हैं, अति शक्ति। अमेरिका को हाइपर पावर कहते हैं, अति शक्ति कहते हैं। इनका कहना है कि आज अमेरिका की तुलना अमेरिका से
कोई राष्ट्र तुलना नहीं कर सकता। भाई अमेरिका तुल्य है। क्या है? अमेरिका की शक्ति इतनी अधिक है, वहां तक कोई सोच भी नहीं सकता है, ऐसा इनका कहना था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो जब ये बात समझ आ जाएगी तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। तो आप पहले एमिचुआर किम रिचर्ड का नाम ढंग से सुन सकते हैं, देख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि एमिचुआर किम रिचर्ड जैसे विद्वान ये कहते हैं। अब आगे ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों। देखो ध्यान से सुनेंगे क्या, कि अमरीकी जो एक ध्रुवीय प्रभुत्व है उसको बनाए रखने के लिए अमेरिका ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई हैं, तो वो नीतियां भी ध्यान रहनी चाहिए आपको। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि अमेरिका ने अपने एक ध्रुवीय प्रभुत्व को रखने के बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास किए। चलिए, अमेरिका ने अपने एक ध्रुवीय प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने अपने एक ध्रुवीय प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए निम्न दो प्रकार की नीतियां अपनाई हैं। ये नीतियां अपना रहा है। कौन कौन सी नीतियां अपना रहा है, एक वो ध्यान में रखना है। पहला है नई विश्व व्यवस्था की नीति। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पॉलिसी। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये भी आपको समझना है। नई विश्व व्यवस्था की नीति का तात्पर्य है कि वास्तव में इसकी घोषणा की थी अमेरिका के सीनियर जो जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे उन्होंने। तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति सीनियर जॉर्ज बुश ने इसकी घोषणा की थी और कहा था अमेरिका अब दुनिया में न्याय की स्थापना करेगा और आवश्यकता पड़ने पर सैनिक हस्तक्षेप करेगा। यानी कि इस नीति के माध्यम से अमेरिका अपना प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए सैनिक हस्तक्षेप की नीति अपनाता है। तो इसकी घोषणा किसने की थी, यह भी ध्यान रखना है। और दूसरी नीति कौन सी थी, प्राधान्य की नीति। ये दो नीतियां कहीं ना कहीं अमेरिका अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अपना रहा है। अब हम ये दो नीतियां क्या हैं इनका व्यापक रूप से डिस्कशन करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हर बात समझ आ जानी चाहिए, इस तरीके से पढ़ना है। बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस मनस्थिति जो होनी चाहिए अनुकूल होनी चाहिए। पहला देखते हैं, नई विश्व व्यवस्था की नीति। नई विश्व व्यवस्था की नीति 1991 में तत्कालीन तात्कालिक यूएसए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सीनियर जॉर्ज बुश ने इस नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब अमेरिका दुनिया में न्याय की स्थापना के लिए पुलिसमैन यानी कि सैनिक हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। पुलिसमैन या सैनिक हस्तक्षेप। ये बेसिकली इसके अंतर्गत
घोषणा की गई थी राष्ट्रपति सीनियर जॉर्ज बुश द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगली बात और मेरे दोस्तों ध्यान रखते हैं कि इन नई विश्व व्यवस्था नीति के तहत अमेरिका ने कौन-कौन सी सैनिक कार्रवाई की है। साथियों, ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है समकालीन विश्व में, बस मैंने उसमें आधुनिकतम रूप दे दिया है। लेकिन साथियों, अगर ये भी आपको समझ आईआर में नहीं आता तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल साइंस आपके लिए बहुत ही, पॉलिटिकल साइंस क्यों, करंट अफेयर भी और साथ में जीके जीएस वाला हब भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, बस अगर ये बेसिक चीजें क्लियर होती जाएंगी तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप सभी जगह कहीं ना कहीं अद्भुत कार्य करेंगे। तो देखते हैं नई विश्व व्यवस्था नीति के तहत अमेरिका ने कहां कहां सैनिक कार्रवाई की है। पेन बदल कर मैं लिख देता हूं। नई विश्व व्यवस्था नीति के तहत, नई विश्व व्यवस्था नीति के तहत अमेरिका ने निम्न सैनिक कार्रवाई की है। अब इनको ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे तो आपको आराम से याद रहेगा। पहली कार्रवाई, सबसे पहले 1995 में हेती में हस्तक्षेप किया। हेती छोटा सा देश है, जो है बेसिकली आपको ध्यान है कैरिबियन क्षेत्र में है। तो 1995 में हेती में सैनिक हस्तक्षेप किया। पहली कार्रवाई 1995 में हेती में हस्तक्षेप, सैनिक हस्तक्षेप। उसके बाद उन्होंने बेसिकली तंजानिया पर, सूडान पर सैनिक हमले की 98 ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच के तहत। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच चलाया, तंजानिया, सूडान और नैरोबी पर हमला किया। बी 1998 में तंजानिया, सूडान, नैरोबी पर हमला, कहा यहां आतंकवादी अड्डे हैं, वहां पर हमला किया। नाम क्या दिया इसको? ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, इनफिनाइट रीच। अब ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है इनफिनाइट रीच। ठीक है दोस्तों, दो कार्रवाई, ये कार्रवाई ऐसी है आपको हर छोटी कार्रवाई याद रखनी है मेरे दोस्तों। तो ये बात क्लियर है। उसके बाद 2001 में उसने क्या किया था, 99 में, पहले देखते हैं सर्बिया पर हमले। 1999 में नेटो के माध्यम से सर्बिया पर हमले। 1999 में सर्बिया, सर्बिया जो क्षेत्र है वहां पर हमले किए। युगोस्लाविया के दो ही थे तब, युगोस्लाविया का एक हिस्सा है। आप जानते हैं युगोस्लाविया का नाम सुना होगा, नेम के अंदर भी आता है कि जो वहाँ के नेता टीटो हमारे पंडित नेहरू जी के अच्छे मित्र थे। और कहीं न कहीं कहते हैं नेम की स्थापना में नेहरू नासिर टीटो की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वही युगोस्लाविया वास्तव में सोवियत संघ के विघटन के बाद 6 भागों में बँट चुका है। तो उसी का एक भाग था 1992 में, उसमें 2 ही भाग बचे थे, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो। और इसने सर्बिया पर हमले किए कोसोवो को लेकर। कोसोवो क्षेत्र में वहाँ कहीं न कहीं अलगाववाद की मांगे हो रही थी, तो अमेरिका ने बेसिकली कहा कि बिल्कुल वहाँ जनमत संग्रह होगा। जब सर्बिया के राष्ट्रपति ने ये बात नहीं मानी तो अमेरिका ने नेटो के माध्यम से हमले शुरू कर दिए। तो 1999 में सर्बिया में हस्तक्षेप, सैनिक हस्तक्षेप, कोसोवो के मुद्दे पर। ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। अब 2001 में अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई की, तो वो भी ध्यान रखना है, उसको कहते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अब चौथी कार्रवाई कहां है? डी, अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई। अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई
तो आप जानते हैं अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई इसलिए की थी क्योंकि तालिबान वहां का जो बेसिकली प्रमुख था, उसके अलकायदा आतंकवादी संगठन से संबंध थे। उन्होंने मिलकर अमेरिका में 9/11 घटना को जन्म दिया था। उसके बाद अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई अमेरिका ने की थी 2001 में। तो इसे नाम दिया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये दोस्तों ध्यान रखना है, डे है एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है ना। तो ये पता रहना चाहिए ऑपरेशन कौन सा था, एंड्यूरिंग फ्रीडम। एंड्यूरिंग, तो मैं लिख देता हूं एंड्यूरिंग की, अगर स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है तो ये लो, एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो ये शब्द ध्यान रखना चाहिए कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम उसने कहाँ चलाया, उसने चलाया था अफगानिस्तान में। इसके तहत सैनिक हस्तक्षेप किया था और तालिबान के शासन का अंत कर दिया था। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको और भी बताना चाह रहा हूं, तो बेसिकली वो अगर आपको याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहती हैं तो अच्छी बात है। एक नील स्मिथ विचारक थे, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान पे ये कार्रवाई अमेरिका की बताती है कि अमेरिका सुपर इंपरियलिज्म पर आधारित है, कि वास्तव में सुपर साम्राज्यवादी है। ऐसा किसने कहा, नील स्मिथ ने बेसिकली ऐसा कहा था। तो वो थिंकर का नाम भी मेरे दोस्तों अगर ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस कार्रवाई को लेकर कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नील स्मिथ, यहीं पर ध्यान रखना है, नील स्मिथ और इवो जिम्मा अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप के कारण अमेरिका को सुपर इंपरियलिज्म वाला कहता है, सुपर इंपरियलिज्म। यानी कि सुपर साम्राज्यवादी नीति है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई को सुपर साम्राज्यवादी नीति किसने कहा, तो नील स्मिथ व इवो जिम्मा ने कहा था। किसने कहा था, नील स्मिथ व इवो जिम्मा। ध्यान रहना चाहिए मेरे दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान नहीं रहे तो क्वेश्चन नहीं होना यार का। पुराने पेपर देखना, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हों, चाहे नेट के, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के, हर छोटी घटना मेरे दोस्तों आपको याद रहनी चाहिए। और अगर आप करंट अब नहीं पढ़ते, अब भी आप नहीं जुड़ते, तो समझो आप अपने आप को खुद पीछे धकेल रहे हैं मेरे दोस्तों। पीछे नहीं धकेलना है, ये अद्भुत ज्ञान आपके जहन में समझा जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि नील स्मिथ और इवो जिम्मा ने अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सैनिक कार्रवाई थी उसको क्या नाम दिया, कारण कि अमेरिका को क्या कहा था, सुपर इंपरियलिज्म कहा था। क्लियर है मेरे दोस्तों। हम आगे ध्यान रखते हैं अगली कार्रवाई कौन सी की अमेरिका ने सैनिक कार्रवाई नई विश्व व्यवस्था के तहत। तो अगली कार्रवाई पर देखते हैं दोस्तों, ई 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के माध्यम से इसे डेजर्ट स्टॉर्म सेकंड भी कहते हैं। इराक पर आक्रमण किया क्योंकि आप जानते हैं वहां पर सद्दाम हुसैन का शासन था। अमेरिका ने इसलिए बेसिकली उसको पहली बार भी कहीं ना कहीं सबक सिखाया था। 91 में भी बेसिकली हमले किए थे और कुवैत को मुक्त कराया था। अब सेकंड बार तो कोई चारा भी नहीं था, यहाँ तक कि यूएनओ भी साथ नहीं था, अमेरिका के कोई भी राष्ट्र साथ नहीं था, सब आलोचना कर रहे थे। लेकिन अमेरिका तो बस अडिंग था कि सद्दाम हुसैन के शासन को खत्म करना है, इसलिए उसने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया, स्टॉर्म सेकंड चलाया और इराक पर आक्रमण किया। बाद में उन्होंने सद्दाम हुसैन को पकड़कर मार भी डाला था। ये सब बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए मेरे दोस्तों, कि वास्तव में कि अमेरिका की ये साम्राज्यवादी नीतियों का द्योतक है। उसने आरोप लगाया था कहीं ना कहीं इराक में परमाणु हथियार हैं, लेकिन वास्तव में इराक में एक भी परमाणु टुकड़ा नहीं मिला।
एक अनमोविक संस्था भी बनी थी जो यूएनओ की संस्था थी, उसने भी जांच करके साफ कह दिया था कि इराक में कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। उसके बावजूद भी अमेरिका ने सैनिक आक्रमण किया और सद्दाम हुसैन के शासन को ध्वस्त किया। बाद में सद्दाम हुसैन को 2005 में ढूंढकर उसे कहीं ना कहीं मौत के घाट पे उतार दिया। वास्तव में अमेरिका की यह नीति सिद्ध करती है कि वो साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे दोस्तों, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। इसलिए अमेरिका की इस जो नीति थी कहीं ना कहीं लोकतंत्र विरोधी थी, क्योंकि इस आक्रमण का यूएनओ, नेम सबने विरोध किया था। यूएनओ, नेम ने विरोध किया था। अब आपसे पूछे कि वास्तव में इसका समर्थन किया था कि विरोध किया था, तो विरोध किया था सबने। इसके इसीलिए बेसिकली एक उत्तर मार्क्सवादी विचारक हैं माइकल हार्टर्ड बेसिकली, और एंटोनी निग्रक, तो वो क्या कहते हैं, उत्तर मार्क्सवादी विचारक। दोस्तों थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि उत्तर मार्क्सवादी विचारक कौन से हैं, ये क्वेश्चन आने वाला है, ये मान लीजिए, ठीक है ना। माइकल हार्टर्ड, मैं पेन भी बदल देता हूं मेरे दोस्तों। और नेग्रिक, क्या नाम है, एंटोनियो नेग्रिक। बेसिकली ये क्या कहते हैं कि बेसिकली इनका कहना है कि वास्तव में यह युद्ध वास्तव में साम्राज्यवादी युद्ध है। यह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध है। कैसा युद्ध है, साम्राज्यवादी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे कहते हैं ये युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध है। तो बेसिकली आप इस बात से समझ जाना। तो कहते हैं इससे अंतिम कोई लड़ाई नहीं हो सकती, और ये बर्बादी रणनीति का अंतिम पहलू है। तो ये बेसिकली ध्यान रखना, इनका कहना है ये बर्बाद रणनीति का अंतिम पहलू है। अगर आप ये भी पता लग जाए कि वास्तव में इन नीतियों के कारण अमेरिका को साम्राज्यवादी भी इन्होंने कह डाला, पहले भी बेसिकली कहा, और नील स्मिथ में यूचिवा ने, और अब इन्होंने भी कह दिया। उन्होंने अफगानिस्तान के संदर्भ में कहा, तो इन्होंने इराक के संदर्भ में कह दिया। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको ध्यान रहेंगी तभी आईआर के क्वेश्चन होते हैं साथियों। आईआर में हर छोटी घटना को जो है एनसीईआरटी का, ये मेरा विश्लेषण है, वो ऊपर तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जब तक आप इन दोनों का मैचिंग नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। और आपको ध्यान है साथियों, नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पहले से क्वेश्चन टिपिकल आते हैं। यहाँ तक कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, यूपी पीजीटी में भी पिछले एग्जामों में इस प्रकार के टिपिकल क्वेश्चन भी आए, यानी कि वो आज से जोड़कर आए, जहां बुक्स फेल हो जाती हैं और ये जो लिखित वाला जो भाग है असफल हो जाता है, वहां पर मैं आपको सफल बनाऊंगा मेरे दोस्तों। बस फर्क इतना है कि आपको ये याद करना है और समझना है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रहना है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद बेसिकली अमेरिका ने कहां पर सैनिक आक्रमण किया, वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद उसने जो कार्रवाई की, तो बेसिकली वो भी ध्यान रखना है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, पूरा कार्रवाई का है। तो ये देखिए अंतिम पहलू का। तो साथ में ये भी ध्यान रखना कि सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया था 2005 में कि, और 2006 में फांसी दे दी। 2005 में पकड़ा और 6 में फांसी। ये भी साथियों ध्यान रख लेना, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं। आगे उसने बेसिकली अल कायदा के जो प्रमुख थे ओस्मा बिन लादेन के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में। वो कहीं वहां छुपे हुए थे, तो वास्तव में उस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन जेरेनिमो। क्या नाम दिया, ऑपरेशन जेरेनिमो।
तो आइए साथियों, अब इसके बाद आपको ध्यान भी रहना चाहिए कि बेसिकली कौन सा है क्या है, तो वो आपको पता रहना चाहिए। चलिए, तो बेसिकली ई है, ई के बाद हम एफ वाली कार्रवाई देखते हैं। 2 मई 2011 को अमेरिका ने अल कायदा के प्रमुख आतंकवादी संगठन है प्रमुख ओस्मा बिन लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान के एबटाबाद में ऑपरेशन जेरनिमो चलाया। ऑपरेशन जेरिनिमो चलाया। तो आपको समझ आना चाहिए कि 2 मई 2011 को कौन सा चलाया ऑपरेशन, ऑपरेशन जेरिनिमो। और इसके बाद फिर उसने ओस्मा बिन लादेन को मार डाला। ठीक है ना। इस ऑपरेशन के तहत ओस्मा बिन लादेन को मार डाला। साथियों, उसके बाद भी अमेरिका शांत नहीं हुआ। अमेरिका ने देखा जाए उसके बाद भी अपनी सैनिक कार्रवाई जारी रखी। तो उसके बाद लीबिया और सीरिया में 2013-14 में सैनिक हमले किए। तो देखा जाए अमेरिका की हमेशा नीति ये रही है सैनिक कार्रवाई की, कुल मिलाकर उसका प्रभुत्व स्थापित करना, हर जगह अपनी चौधराहट स्थापित करना। तो अमेरिका की ये सारी गतिविधियां शो करती हैं कि अमेरिका सैनिक हस्तक्षेप के माध्यम से भी अपने प्रभुत्व को बनाए रखने का संभव प्रयास कर रहा है। जहां तक संभव हो वहां अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है। और इसके माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकासशील देशों को ही डरा रहा है। देखा जाए अधिकांश कार्रवाई विकासशील देशों में हुई है, विकसित देशों में नहीं हुई है। अगर विकसित देश में कार्रवाई करने का इतना ही ज्यादा प्रभावशाली था तो अभी यूक्रेन संकट के समय रूस पर हमला करके बताते, तो मानते कि अमेरिका वास्तव में कि वहां भी कहीं ना कहीं सैनिक हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों, दूसरी नीति कौन सी अमेरिका अपना रहा है प्राधान्य की, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए। अब बी नीति देखते हैं, प्राधान्य। प्राधान्य का मतलब क्या है, सीधा है अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव, हेजेमनी। हेजेमनी का सीधा मतलब है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो 3 प्रकार के प्राधान्य अमेरिका स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। एक बेसिकली आर्थिक प्राधान्य, दूसरा सांस्कृतिक प्राधान्य, तीसरा जो है कि बेसिकली सैनिक प्राधान्य। तो 3 प्रकार के प्राधान्य कहीं ना कहीं अमेरिका स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो तीनों प्रकार के प्राधान्यों पर दोस्तों मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले आर्थिक प्राधान्य, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। आर्थिक प्राधान्य, अमेरिका का सबसे बड़ा बजट है। अमेरिका का वार्षिक बजट सबसे बड़ा है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ,
जैसी आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व है, इसलिए अधिकांश जो राष्ट्र हैं वो अमेरिका के प्रभुत्व को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई किसी को भी अगर ऋण लेना है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से या डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कोई ना कोई संधि समझौता करना है तो उसे अमेरिकी समर्थन तो आवश्यक ही है। इसलिए कोई भी राष्ट्र अमेरिका से दुश्मनी नहीं लेता और उसकी हाँ में हाँ बोल देता है। बेसिक यही रीजन है। तो आज भी कहीं ना कहीं ये आर्थिक जो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है आज सभी राष्ट्रों को प्रभावित करता है। इसलिए छोटे मोटे मुद्दों पर कोई भी विकासशील राष्ट्र हो वो टकराव नहीं चाहता, इवन बड़े से बड़ा राष्ट्र भी टकराव नहीं चाहता इस आर्थिक प्राधान्य के कारण। भाई अमेरिका का बजट ही बहुत अधिक है, उसका व्यापार भी सबसे अधिक है, फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्थाएं वहां पर भी उसका प्रभाव है। इसलिए कौन राष्ट्र चाहेगा उसे दुश्मनी करना। दोस्तों जैसे हम भी किसी बड़े उद्योगपति से दुश्मनी नहीं करना चाहते क्योंकि कभी क्या पता काम पड़ जाए, तो वही प्रभाव प्राधान्य जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है आज पूरे देशों पर, विश्व के देशों पर है। और वो ये मान के चलते हैं कि अमेरिका से कभी जरूरत पड़े तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता ले सकते हैं और बिना अमेरिकी समर्थन से यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दूसरा साथियों देखते हैं कि सैनिक प्राधान्य। दोस्तों सभी जानते हैं कि अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। सैनिक अड्डे विश्व भर में फैले हुए हैं, हर जगह सैनिक अड्डा है। हिंद महासागर में भी सैनिक अड्डा है, डियागो गार्सिया, ठीक है ना। देखा जाए ऐसे डियागो गार्सिया जैसे अड्डे हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं। हिंद महासागर में कौन सा है, जैसे डियागो गार्सिया। ऐसे अलग अलग सैनिक अड्डे उसने हर जगह बना रखे। फिर उस श्रेणी के हथियार हैं। अब किसी को वास्तव में इन अड्डों के माध्यम से भी प्रभावित कर सकता है कि देखो मिसाइल सिर्फ आपकी ओर है पीएम साहब, आप या तो बात मान जाइए नहीं मिसाइल छूट सकती है। इसी प्रकार से किसी राष्ट्र को अगर हथियार लेने हैं तो अमेरिका से, तो भी यही है। हर राष्ट्र चाहता है अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं अपने रक्षा संबंध मजबूत करना। भारत ने भी बेसिकली हिलेरी की 2009 की यात्रा के दौरान उमा समझौता किया था, एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट। तो इस तरीके से हर को कहीं ना कहीं सैनिक प्राधान्य वाली जरूरत पड़ती है। तो वास्तव में जाए परमाणु बम, सीटीबीटी, एनटीपीटी जैसे मुद्दे भी उठा सकते हैं, वहां भी अमेरिकी समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो एनएसजी में भी बनना है तो भी अमेरिकी समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अमेरिका का सैनिक प्राधान्य इतना अधिक है कि हर राष्ट्र उसकी बात मान लेता है। अगला देखते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक प्राधान्य। सांस्कृतिक प्राधान्य क्या है वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। सांस्कृतिक प्राधान्य क्या है कि अमेरिका का जो मीडिया तंत्र है दोस्तों बहुत अधिक मजबूत है। उसका जो मीडिया तंत्र है सबसे अधिक मजबूत है और उसके माध्यम से वो अपनी संस्कृति का जो है प्रभाव पूरे विश्व में फैला रहा है। तो अपनी संस्कृति का प्रसार कर रहा है उच्च मीडिया तंत्र के माध्यम से। संचार तंत्र उसका उच्च क्वालिटी का है, उसके माध्यम से अपनी संस्कृति का प्रसार कर रहा है। आज उस संस्कृति को हर कोई विश्व में अपना रहा है। जब उसकी संस्कृति को अपनाएगा तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था भी अमेरिका के नियंत्रण में चली जाएगी और वहां के देश के नागरिकों की सोच भी अमेरिका वाली हो जाएगी। तो साथियों इसलिए अमेरिका ऐसी प्राधान्य वाली नीतियों के माध्यम से भी अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अभी अमेरिका प्रयास तो कर रहा है लेकिन दोस्तों अमेरिका को चुनौतियां भी मिल रही हैं कि वास्तव में अमेरिका का प्रभाव तो बना लेकिन साथ में चुनौतियों की भी भरमार है। वो चुनौतियों पर भी हमें चर्चा करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वास्तव में कि कहते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी एक ध्रुवीय प्रभुत्व स्थापित
हुआ। बेसिकली फ्रांसिस फुकुयामा और किम रिचर्ड, एमी चुआ जैसे विद्वान कहते भी हैं कि वास्तव में एक ध्रुवीय प्रभुत्व आ गया है। एमी चुआ तो बेसिकली जो है विद्वान, किम रिचर्ड जैसे विद्वान तो अमेरिका को हाइपर पावर कह देते हैं, और फ्रांसिस फुकुयामा भी कह देते हैं कि अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई राष्ट्र नहीं है, इसलिए इतिहास का अंत हो गया है। और वास्तव में देखा जाए, अमेरिका अपनी नई विश्व व्यवस्था की नीति, जिसके तहत सैनिक हस्तक्षेप करता है और प्राधान्य के माध्यम से अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर रहा है। लेकिन साथियों, आपको हर छोटी बात भी ध्यान रखनी है कि भाई वो कौन कौन से उसने प्राधान्य की नीति कहां अपनाई, कहां पर उसने नई विश्व व्यवस्था की नीति अपनाई। तो मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूंगा। 1995 में हेती में सैनिक हस्तक्षेप, 1998 में ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, तंजानिया सूडान नैरोबी पर हमला, 1999 में सर्बिया में सैनिक हस्तक्षेप। सर्बिया कहां पर है? ये युगोस्लाविया का ही भाग था, आज तो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है। और इसी से जुड़ा कोसोवो वाला मामला था। आगे दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। 2001 में अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई की, इसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। नील स्मिथ व इवो जिम्मा इसी संदर्भ में कहते हैं कि अब अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया है, ये सुपर इंपीरियलिज्म वाली नीति है, सुपर साम्राज्यवाद वाली नीति है। आगे देखते हैं दोस्तों, 2003 में उसने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाकर, जिसे डेजर्ट स्टॉर्म सेकंड का नाम भी दिया जाता है। फर्स्ट तो 91 वाला है, 91 में जब इराक पर हमला किया था, उसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म फर्स्ट। 91 वाले हमले को ध्यान रखना है दोस्तों कि 91 में जो हमला किया था इराक पर, उसे फर्स्ट कहते हैं, डेजर्ट स्टॉर्म फर्स्ट। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो जब तक ये बेसिकली छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान रखेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, ठीक है ना। एयरलिफ्ट मूवी में पूरा बता रखा है कि वास्तव में किस प्रकार से जो है संकट कैसे आया, खाड़ी संकट फर्स्ट क्या था, और खाड़ी संकट फर्स्ट के निदान के लिए अमेरिका ने क्या नीति अपनाई। ये पूरा घटनाक्रम आपने एयरलिफ्ट पिक्चर देखी हो तो उसमें भी दे रखा है। लेकिन साथियों, ना तो हम मूवी देखेंगे, और मूवी देखेंगे तो उसको इन्हें ज्ञान नहीं लेंगे। अभी नंबी नारायण की मूवी आई है, उसमें भी ज्ञान नहीं लेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ, एयरलिफ्ट पिक्चर में पूरा क्यूबा जो है खाड़ी संकट फर्स्ट की चर्चा की गई है। उसमें बताया गया है कि 2 अगस्त 1990 को जैसे ही इराक ने सऊदी अरब पर नियंत्रण कर लिया, इसी के साथ खाड़ी संकट फर्स्ट उत्पन्न हो गया। इस खाड़ी संकट फर्स्ट का निदान करने के लिए कि वास्तव में अमेरिका ने यूएनओ के बैनर के तले, उसने उस समय सोवियत संघ का यूएनओ का सहारा लिया था, क्योंकि सोवियत संघ का तो लगभग पतन सा हो गया था। इसलिए उसने पहले अमेरिका ने यूएनओ का सहारा लिया। नाम तो यूएनओ का, झंडा यूएनओ का, लेकिन वास्तव में सारी पावर अमेरिका की। पहले इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, फिर उसके बाद उसने फिर सैनिक कार्रवाई कर दी। उस सैनिक कार्रवाई का नाम क्या था? पहला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उसके बाद भी अमेरिका नहीं माना, उसने कहा कि वहां परमाणु शस्त्र हैं, जैविक हथियार है, परमाणु शस्त्रों के लिए जांच के लिए एक अनुभवी संस्था भी यूएनओ में बनी। लेकिन जब उस संस्था ने कह दिया वहां कोई परमाणु हथियार नहीं है, तो भी अमेरिका नहीं माना। 2003 में उसने इराक पर तो आक्रमण कर दिया के तहत। तो ये सारी घटनाएं आपको ध्यान रखना है। 2003 में जो अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था, उसका यूएनओ ने विरोध किया था। इसको उत्तर मार्क्सवादी विचारक माइकल हार्टड व एंटोनियो नेग्री कहते हैं, यह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध है, यह बर्बादी रणनीति का अंतिम पहलू है, यह भी ध्यान रखना। फिर साथ में आपको बताया कि सद्दाम हुसैन को 2005 में पकड़ा और 2006 में फांसी। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, 2 मई 2011 को अमेरिका ने अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए कि पाकिस्तान के एबटाबाद में ऑपरेशन जेरनीमो चलाया था और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। उसके बाद उसने लीबिया और सीरिया में भी 2013-14 में सैनिक हमले किए। तो ये छोटी छोटी घटनाएं सारी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे देखते हैं प्राधान्य वाली नीति। प्राधान्य का मतलब क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्योंकि वास्तव में अमेरिका का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्यों है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव अमेरिका का इसलिए है क्योंकि आर्थिक सबसे बड़ी महाशक्ति है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक पर नियंत्रण है। इसलिए अधिकांश राष्ट्र उसकी बात मान लेते हैं कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से ऋण चाहिए तो अमेरिका ही दिला सकता है। फिर सैनिक प्राधान्य, सैनिक अड्डे पूरे विश्व में फैले हुए हैं। मैंने बताया हिंद महासागर में भी डियागो गार्सिया है। अब कोई भी राष्ट्र जो वास्तव में हिंद महासागर के आसपास स्थित है, अमेरिकी प्रभुत्व को मान लेता है, कहते हैं भाई यहीं से हमला कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर साथ में क्या है? उस श्रेणी के हथियार हैं, किसी राष्ट्र को अगर हथियार लेने तो अमेरिका तभी देगा जब उसकी बात मानो।
सांस्कृतिक प्राधान्य, उसके पास उच्च श्रेणी का मीडिया तंत्र है जिसके माध्यम से वो अपनी संस्कृति को दिन रात प्रसारित करता है और श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। तो साथियों, उसकी ये नीति भी है, कहीं न कहीं वो बताता है कि अमेरिका ही श्रेष्ठ है और लोगों के दिमाग में घर कर जाता है। तो तब वास्तव में उसी की संस्कृति के अनुरूप हम सारे उत्पाद बनाते हैं और खरीदते हैं अमेरिकी उत्पाद। तो कहीं न कहीं उस देश की अर्थव्यवस्था भी फिर अमेरिका के अधीन हो जाती है। तो ये पूरी बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद चुनौतियों पर चर्चा करते हैं, अमेरिका को क्या-क्या चुनौतियाँ मिल रही हैं। तो पहले तो मैं अभी हल्के में डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि साथियों कि थोड़ा-थोड़ा आराम से अगर गहन से अध्ययन करेंगे तभी हमें समझ आएगा। चुनौतियों के बारे में मैं चित्र बनाता हूँ और आप फिर इसको कल पढ़ कर रखना, फिर मैं आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चलिए मेरे दोस्तों, अमेरिका की चुनौतियाँ, अमेरिका के समक्ष चुनौतियाँ। अभी मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाना चाहिए, फिर कल मैं आपको पूरा और डिटेल में समझाऊँगा। लेकिन साथियों, तब तक आप इसे पढ़ कर भी रखेंगे, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसको पढ़ के भी रखें। आज वास्तव में अमेरिका को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये चुनौतियाँ आंतरिक भी हैं और बाह्य चुनौतियाँ भी हैं। अब ये आंतरिक चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, वो पहले हम डिस्कस करते हैं। बस मैं बताता चलता हूँ, आप थोड़ा-सा ध्यान रखते चलेंगे, तो आपका काम भी बन जाएगा, तो उसमें आपको टेंशन भी नहीं लेना है। आंतरिक चुनौतियों में तो पहला ये, उसकी जो युवा पीढ़ी है, नशाखोरी का शिकार हो रही है। युवा पीढ़ी नशाखोरी का शिकार। पहला है, युवा पीढ़ी नशाखोरी का शिकार हो रही है। अब कहते हैं जिसका युवा पीढ़ी खत्म हो जाए, तो फिर वो भी दिक्कत। दूसरा, वहाँ लोकतंत्र का पतन हो रहा है, जो थेडेस्कोपल कहती भी हैं कि डिमिनिश डेमोक्रेसी है। थेडेस्कोपल ने ऐसा कहा भी है। फिर बेसिकली देखा जाए तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर बाहरी लोगों का नियंत्रण हो रहा है। ये भी एक समस्या है कि अर्थव्यवस्था पर क्या है, बाहरी लोगों का नियंत्रण हो रहा है, तो ये आंतरिक समस्या। फिर बेसिकली क्या है, अगली चीज देखें आंतरिक चुनौती के रूप में, तो वहाँ के युवा आज बेरोजगारी कह रहे हैं कि वास्तव में रोजगार दो, कि 2011 में बेसिकली वहाँ के युवाओं ने बीपीओ पर रोक लगाने के लिए आंदोलन चलाया। तो वो भी एक घटना है कि युवाओं ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को रोकने के लिए आंदोलन चलाया। भाई वहाँ के जब युवाओं के पास रोजगार ही नहीं है, फिर अमेरिका काहे की महाशक्ति है? इतना बड़ा महाशक्ति बनता है और अपने बच्चों को रोजगार ही नहीं दे पाता है, अपनी जनता को, तो क्या महाशक्ति है? तो ये बीपीओ पर रोकने के लिए आंदोलन। बीपीओ क्या होता है? वो कॉल सेंटर पे काम करने वाला, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें रात में काम करते हैं जैसे। तो वास्तव में अमेरिका की जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि विकासशील देशों की कंपनियों को ठेका दे देती हैं, रात में बिल बनाना, कोई सिनॉप्सिस बनाना है, ऐसे काम, रात के भी जो काम होते हैं, क्योंकि वहाँ जब दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है, तो हमारे यहाँ कॉल सेंटर पर काम करते हैं। तो वास्तव में अमेरिका को हार कर इस आंदोलन के कारण रोक लगानी पड़ी थी बीपीओ पर। ये भी स्थिति देखो। फिर वहां शट डाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी 2013 में। शट डाउन की स्थिति, यानी कि वहां की जब सीनेट ने बजट पारित नहीं किया तो वहां के सरकारी कार्यालय बंद होने लगे थे। अब भाई इतनी बड़ी महाशक्ति है, वहां भी आर्थिक संकट आ सकता है क्या? 2007-8 में अमेरिका में आर्थिक संकट भी आया था। वो भी एक घटना आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर बाह्य लोगों का नियंत्रण और 2007-8 में आर्थिक संकट, वहां पर भी आर्थिक संकट आया था। लेहमन ब्रदर जैसी कंपनियां दिवालिया घोषित हो गई थी।
अमेरिका की कंपनी है लेहमन ब्रदर, एआईजी, ऐसी जो वास्तव में कंपनियां थी दिवालिया घोषित हो गई। तो ये अद्भुत है, भारत की कंपनी कोई दिवालिया घोषित होते सुना भी जाता है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां दिवालिया घोषित हो गई, जो बेसिकली निर्माण कार्य से जुड़ी हुई थी, वही मैन्युफैक्चरिंग से मेन काम, वो सारी क्या दिवालिया, लेहमैन ब्रदर्स, एआईजी ऐसी कंपनियां दिवालिया घोषित हो गई थी। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं सिद्ध करती हैं कि बेसिकली अमेरिका के सामने आंतरिक चुनौतियां बनी हुई हैं। इन्हीं आंतरिक चुनौतियों के संदर्भ में फरीद जकारिया, बाचा, ईरेंडन जैसे विद्वान कहते हैं कि आज अमेरिका का पतन हो रहा है। क्या हो रहा है? पतन। अनेक राष्ट्र महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय जा रही है। ऐसा बहुत सारे विद्वान कहते हैं। कौन-कौन से हैं कि बेसिकली ध्यान में रखना है कि कौन-कौन से विद्वान ऐसा कहते हैं। फरीद जकारिया का नाम भी ध्यान रखना है। किसका नाम? फरीद जकारिया। बाचा, ई रेंडन ऐसे विद्वान कहते हैं कि आज अमेरिका का पतन हो रहा है और अनेक राष्ट्र महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। वालस्टीन जो विश्व व्यवस्था का सिद्धांत देते हैं, वो भी कहते हैं अमेरिका का पतन हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि पतन ही पतन ज्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं बाह्य चुनौतियां भी हैं दोस्तों। एक राष्ट्र के रूप में देखें तो आर्थिक रूप से जापान चुनौती दे रहा है और सैनिक रूप से देख रहे हैं तो रूस दे रहा है। दो राष्ट्रों के गठबंधन के रूप में देखें तो चीन जापान सैनिक रूप से चुनौती दे रहे हैं तो इटली जर्मनी आर्थिक रूप से चुनौती दे रहे हैं। संगठन के रूप में देखें तो यूरोपीय संघ क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के रूप में चुनौती दे रहा है। तो बेसिकली जो संघाई सहयोग संगठन है वो सैनिक रूप से चुनौती दे रहा है। राजनीतिक संगठन के रूप में देखें तो नेम और यूएनओ अमेरिका की नीतियों की आलोचना करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो अमेरिका को अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं विद्वान कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय होती जा रही है। तो ये हुई नहीं है लेकिन होती जा रही है। इसी प्रकार एक विचारक थे ब्रेजिनस्की, वो कहते हैं अमेरिका का तो प्रभुत्व बना हुआ है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुध्रुवीय हो रही है। लेकिन साथियों बाकी सभी विचारकों का कहना है कि अमेरिका का पतन हो रहा है। तो ये जो मैंने आज बताया, ये बेसिक के आधार पर आप अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार रखें और आगे बढ़ने के लिए कामयाबी के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य करें। तो साथियों इस क्लास में मैं यहीं पर विदाई चाहूँगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पर आपसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस क्लास में विदाई चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।